आज 28 फरवरी को नवजीवन इंग्लिश स्कूल बिलथरा रोड बलिया में क्लास 11th और 9th के स्टूडेंट्स के द्वारा साइंस डे, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया गया। और उसके पूर्व ये कुछ साइंस के मॉडल और चार्ट पेपर तैयार किए गए बच्चों के द्वारा। और फिर एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें साइंस पूरी साइंस फैकल्टी, बच्चे व स्कूल की मैनेजर मैम उपस्थित रहीं। इस अवसर पर फिजिक्स के सीनियर टीचर और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर्स के द्वारा साइंस के महत्व पर प्रकाश डाला गया और एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी गई। टू सेलिब्रेट साइंस डे, नेशनल साइंस डे। आज हम लोग विज्ञान दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने कम समय में आपसे जो हो सका आप लोगों ने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। आज हम सब जिस क्षेत्र में भी हैं, जहाँ भी हैं, हर तरफ से विज्ञान से घिरे हुए हैं। बिना विज्ञान के आज जीवन संभव नहीं। विज्ञान ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आदि मानव से शुरुआत हुई थी हमारी और आज हम किस पायदान पे खड़े हैं, ये विज्ञान की ही देन है। तो ऐसे में विज्ञान के विषय में मैं अब बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं मैथ्स डिपार्टमेंट से आता हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी जानकारी है। लेकिन सीनियर मेरे बैठे हुए हैं, ओपी सर, अली सर, अमित सर, बारी बारी से ये सभी लोग भी आपको विज्ञान के बारे में आज कुछ बताएंगे। आइए तो मैं अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ किसी मॉडिफाइड और वेल एस्टेब्लिश्ड लैब में ही स्टडी किया जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड फीलिंग द लॉज ऑफ नेचर। कहीं भी आप देखिए वहाँ हर जगह साइंस होता है। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा जो सेंसिटिव लोग थे, जिन लोगों ने नेचर को थोड़ी बेहतर तरीके से समझा और उस पर कुछ ज़्यादा वर्क कर पाए, उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिनको हम साइंटिस्ट नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी साइंटिस्ट थे। वो अपनी फीलिंग से साइंटिस्ट थे। मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है कि आप साइंस के किसी फिनोमिना को जब तक मैथमेटिकली एस्टेब्लिश ना कर दो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप मैथमेटिकली नहीं उसे एस्टेब्लिश कर सकते, बट फिर भी आपको समझ में आता है। साइंस इज डेवलप। ये सब्जेक्ट आज का इंटरनेशनल साइंस डे के दिन कलाम साहब की पूजा करने या उन पर चर्चा करने का विचार हमारे अली सर का था। और वाकई ये व्यक्ति ऐसे थे, कलाम सर, जिनकी हम लोग पूजा कर सकें। एक आइडियल व्यक्ति के रूप में उनको हम फॉलो कर सकें, वो ऐसे व्यक्तित्व थे। कलाम साहब के साथ मेरी थोड़ी सी मुलाकात भी है और 5-7 मिनट की मेरी बातचीत है। मैं अपना वो संस्मरण जरूर बताना चाहूँगा, हमारी उनसे क्या बातचीत हुई थी। और मैटर हमें लगता है कि सन 95 या 96 का है, 95-96, जब भारत में रिनाउंड साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग आए थे।
हॉकिंग का नाम सुना होगा आपने? क्यों जाने जाते हैं स्टीफन हॉकिंग? बिग बैंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह इन्होंने दिया था। तो सन के साथ इनका बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी थ्योरी हमने कभी पढ़ी नहीं थी। By the time when I completed my MSc in the year 1990, तो स्ट्रिंग थ्योरी अभी सिलेबस में आई नहीं थी, बिग बैंग था वहां पर। स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ, और आज उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं कि आप कोई चीज नहीं एस्टेब्लिश हो गई और तुरंत पढ़ लेंगे, वो सिर्फ किसी साइंस मैगजीन में थोड़ी बहुत जितना चर्चा हो गई, पढ़ लिया हम लोगों ने, उससे एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। उस समय तो अभी ब्लैक होल पर भी कुछ साइंटिस्ट विरोध में खड़े थे, ब्लैक होल है कि नहीं है। और तब स्टीफन हॉकिंग साहब ने ब्लैक होल के प्रेजेंस पर बड़ा अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने दिया था। खैर वो एक अलग बात है। लेट अस कम टुवर्ड्स कलाम। हमारे जो गुरुजी थे ओंकारनाथ श्रीवास्तव सर, उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, ठीक से चल नहीं पाते थे, उनके बाएं घुटने का बहुत ज्यादा हालत खराब थी। तो उन्होंने एज ए असिस्टेंट मुझसे कहा तुम अगर चले चलो तो हमें बड़ी सुविधा हो जाएगी। मेरा उनसे काफी अच्छी संबंध था, उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक, तब मैं जॉब में यूनिवर्सिटी गया, मैं BHU, वहां से हमने उनको लिया और हम लोग दिल्ली पहुंचे। वहां पर स्टीफन हॉकिंग आए हुए थे और जो सेमिनार था उसमें दुनिया भर से लगभग मुझे लग रहा है कि 12-13-1500 लोग इन्वाइटेड थे। 12 मिस्टर ओंकारनाथ श्रीवास्तव उनके साथ 24 घंटे थे। वैसे तो साइंस सेमिनार में उस लेवल के सेमिनार में पहुंच पाना अपने आप में बहुत मुश्किल सी बात है। कि मैं आपको बताऊं कि वहां पर सबसे कम इंसान था, और ऐसे लोगों के बीच में आप कागज की कुछ डिग्री लेकर के चले भी जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति रही होगी। आई वॉज जस्ट लाइक अ प्यून। मेरे वर्ष में समझ लीजिए तो मैं एक प्यून ही था वहां पे। और बाई चांस मेरे ही परिवार के हमारे चाचा जी उस समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हुआ, वो भी आए हुए थे। तो उस जगह पे मैं 2 लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। एक तो हमारे गुरु जी जिनका नाम अपने हमने बताया श्रीवास्तव सर, और एक हमारे चाचा जी, वो भी आए हुए थे। बाकी मैं किसी को जानता नहीं था। तो ये अभी सेमिनार चल ही रहा था। उस सेमिनार के बीच में एक संडे आया था, संडे के दिन छुट्टियां थी, सबको दिल्ली घूमना। भाई बाहर से जो आते हैं उनको तो दिल्ली भी घूमनी होती है ना। उस दिन संयोग से हमारे जो गुरु जी थे उन्होंने कलाम साहब से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती, मुलाकात का समय फिक्स कर दिया। और कलाम साहब भी उस समय ली मेरिडियन में ही रुके हुए थे, बगल में अशोका होटल में हम लोग रुके हुए थे। तो हम लोग कलाम साहब से मिलने गए और बड़ा कमरा, बाई चांस डॉक्टर रिमोहन मिश्रा भी वहाँ पे थे। इन लोगों की बातचीत होती रही। खुद साइंस का स्टूडेंट था तो बातचीत जो इस टॉपिक पे थी उसको हमने समझा भी काफ़ी हद तक। लास्ट में हमने कलाम सर से एक रिक्वेस्ट के तौर पे हमने एक क्वेश्चन पूछने की इजाज़त मांगी कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा श्योर। और कलाम साहब की बात, मतलब आप उनकी विनम्रता का मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैं तो कमरे में बहुत दूर बैठा हुआ था, वो तीनों महानुभाव, भाई तीनों इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट, वो लोग एक साथ बैठे हुए थे। कलाम साहब खुद उठे, थोड़ी दूरी से एक कुर्सी उठा के ले आए, उसको उन्होंने रखा और कहा कि यस प्लीज कम हियर, सिट डाउन यंग मैन। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया ये मेरा नाम है, और मेरा परिचय यही था कि मैं उनका शिष्य था। मैंने कहा हाँ आप बताओ। हमने कहा सर हमें ये जानकारी है कि आपने 16 ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जिनका आप पेटेंट करा सकते थे, लेकिन आपने कोई पेटेंट रजिस्टर नहीं कराया, उसको क्यों कर दिया? ऐसा आपने क्यों किया? आप समझ सकते हैं कि पेटेंट तो जानते ही होंगे आप लोग। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट
पेटेंट, ये हार्ट की सर्जरी में स्टेंट जो लगता है, बाहर से मंगाने पर उस स्टेंट की कीमत उस समय 7 लाख 8 लाख रुपए पड़ती थी। कलाम साहब ने उसे मात्र 2-2.5 हजार की लागत में बना दिया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, और उसको पेटेंट नहीं कराया। तो हमारे आप जैसे लोगों के दिमाग में तो ये आएगा ना, भाई पेटेंट करा लो, करोड़ों कमा लो, क्या बुराई जाती। कलाम साहब ने कहा कि साइंस हर रोज इवॉल्व हो रहा है नेचर में। आप बायो वाले तो बहुत अच्छा, हर समय कुछ न कुछ नए आगे आ रहे हैं। उनको पेटेंट कराने का मतलब कि हम ग्रोथ रेट को ह्यूमैनिटी के फेवर में नहीं कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं। इसके बाद उनका नेक्स्ट जो कमेंट था कि अगर पेटेंट कराया जा सके, मेरा वश चले, तो मैं एक ऐसा नियम बनाऊं, इंसान अपने क्रोध, अपनी नफरतों को, अपनी घृणा को, इनका पेटेंट कराए, ताकि हमारा क्रोध आपने इस्तेमाल कर लें। मेरे किसी गलत आदत से आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़ जाए, अगर मैं उसे पेटेंट करा सकूं, ऐसा हो सके। ये उनकी सोच थी कलाम साहब। एक ऐसे साइंटिस्ट हमारे देश में आए, बहुत अच्छी किताब है, आपके घर में होनी चाहिए, और ये ऑनलाइन वगैरह भी अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट, हिंदी में भी आ चुकी है। कलाम साहब के उस समय की घटना, जब वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो सीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं। सीडीएस क्या होता है? व्हाट इज सीडीएस? कैन एनीवन टेल मी? सेंट्रल डिफेंस सिस्टम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है ये। तो सीडीएस का रिटन एग्जाम वो क्वालिफाई कर चुके थे, और देहरादून में फिजिकल और इंटरव्यू ईजीडी वगैरह उनका प्रोसेस। और कलाम साहब बहुत गरीब परिवार थे। आप ये समझिए कि जब वो 5वीं कक्षा में थे, उस समय अपने परिवार की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अखबार बांटा करते थे। और किस स्तर पर लोग कहते हैं कि हमें सुविधा कम मिल रही है, उन्होंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट किया, और बहन भी उनकी कितनी महान थी कि बिना इनको बताए उन्होंने अपना गहना बेच दिया, और गहना बेच करके इनके हाथ में रख दिया, तुम जाओ देहरादून और नौकरी लेकर जाओ। देहरादून पहुंचे, कुल 20 लोग आए थे। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल कम साइकोलॉजिकल होता है, और कुल 8 या 9 वैकेंसी थी, 8 या 9 लोगों को लेना था, और ये 10वें स्थान पे आ गए। मतलब कि जब इनका स्कोर आया, उस समय तक वैकेंसी खत्म हो गई। और आप ये समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसके पास खाने पीने तक के लिए सही पैसे नहीं हैं, कर्ज लेकर के अपनी बहन के गहने बेचकर वो एग्जाम देने के लिए आए, तो पैसे भी खर्च हो गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वहां से चले देहरादून से, अगर कोई गया होगा तो आप जानते होंगे, वहां से नीचे उतरते समय ऋषिकेश नाम की जगह, ऋषिकेश में उतरे, बस छोड़ दिया होगा। देहरादून से टिकट उन्होंने दिल्ली का लिया था। कभी कभी हमारे मन में भी अवसाद आ ही जाती है, डिप्रेशन। ऋषिकेश में उतरे और उनके मन में कुछ नकारात्मक विचार आ गए, भैया यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज है, क्यों ना हम खुद को पता नहीं कर रहे की समस्या है। तो एक बहुत बड़ी नदी के किनारे चट्टान पे जाके बैठे हुए थे, और उस चट्टान के पास में एक संत पुरुष की काफी अच्छी प्रिया थी, शिवानंद, स्वामी शिवानंद। उनकी निगाह पड़ गई, और वो पहचान गए, वो समझ गए कि ये बालक जो है, ये नवयुवक, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। वो खुद चलकर उनके पास गए, उन्होंने पूछा, भाई परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात? उन्होंने पूरी बात बताई। शिवाजी ने कहा कि अगर तुम्हारा इस नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान तुमको और बड़ी जगह पर भेजना चाहता है। और ये बात इनको समझ में आ गई तुरंत। ये तुरंत वहां से गए नहीं, 10-15 दिन उसी आश्रम में रहे। उसके बाद ये लौटे। संत महाशय ने
इनको आने जाने का पूरा पैसा वगैरह भी अपने अकाउंट तक जाने का दिया था। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि उन्होंने कुछ मुझे योग की विधियां बताई, ध्यानवान की, आज्ञा चक्र पे कैसे ध्यान करते हैं, वो एक अलग डायमेंशन है, अभी उस विषय में हम लोग नहीं जाएंगे। ये आगे अपना उस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ते रहे और डीआरडीओ के चीफ बने। डीआरडीओ के चीफ बनने के साथ साथ आपको पता है भारत ने जो अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टीम के लीडर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो जब ये राष्ट्रपति बने उस समय तक इनके मन में एक बहुत पुराना युवा अवस्था बदल रहेगा। ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि ये फाइटर प्लेन खुद चलाना चाहते थे, फाइटर प्लेन में बैठ कर देखना चाहते थे फाइटर प्लेन में अगर बैठे तो कैसा लगता है। तो जब ये राष्ट्रपति बन गए तो इंडियन एयरफोर्स के उस समय जो भी हो गए उनको इन्होंने बुलवाया राष्ट्रपति भवन में, चाय पानी पिलाए और उनसे कहा कि भाई देखो आप एयरफोर्स चीफ हैं और तीनों आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर तो मैं ही हूँ और ये सत्य भी है, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, तो आई एम द सुप्रीम कमांडर। और अब हमारी इच्छा ये है कि मैं फाइटर प्लेन चलाऊं। उस समय जो एयरफोर्स के चीफ हुआ करते थे उन्होंने कहा कि योर मैजेस्टी यू आर करेक्ट। एक्चुअली आर्म फोर्सेस वाले ऐसे ही बोलते हैं, राष्ट्रपति को ऐसे ही संबोधन करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि आप हैं तो सुप्रीम कमांडर, लेकिन फाइटर प्लेन चलाने के लिए अब भी आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा एग्जाम हमारा आपको देना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है, आई विल डू माय बेस्ट, कोशिश करेंगे। कलाम साहब भी जानते थे कि उस अवस्था में 65 साल की उम्र में और फाइटर प्लेन चलाने वाला टेस्ट पास करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप इस उम्र में पास कर सकते हैं, आज के 10 साल बाद नहीं पास कर पाएंगे। जानते ही थे कि हमारा प्रेसिडेंट, इनकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में फेल हो गए तो पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों ने ये व्यवस्था किया कि इनको फाइटर प्लेन में बैठाया है, वही फाइटर प्लेन में उड़े। तो इनके फाइटर प्लेन में उड़ने की जो इच्छा थी वो तो पूरी हुई। तो इसका मतलब कि विद्यार से ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इज इट करेक्ट? और राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार से और राष्ट्रपति भवन के बॉलरूम तक जाने वाला जो रास्ता था उस पर वहां के आर्किटेक्ट ने क्या किया, ग्रीन कलर का एक्रिलिक ग्लास लगा दिया। आप समझ रहे हैं? पारदर्शी, तो आसानी से फोटो नहीं आएगी उसमें। तो ये सब सोच करके वहां के जो आर्किटेक्ट लोग थे उन लोगों ने कैमोफ्लेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस रास्ते पर ग्रीन कलर का एक्रिलिक ग्लास लगवा दिया उन लोगों ने। और वो रास्ता हमारे स्कूल का या हमारे घर का थोड़े था कि 10 फीट चौड़ा रास्ता है, वो रास्ता 120 फुट चौड़ा है राष्ट्रपति भवन के अंदर। कभी आप घूमने जाएं तो जरूर देखिएगा। अब क्या हुआ कि उस रास्ते में जो किनारे किनारे और बीच में जो गमले रखे हुए थे, गमले के पौधे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। हम राष्ट्रपति भवन को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स, माली को समझ में नहीं आता था सारी खाद हम दे रहे हैं, पौधे कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? हम बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर से नहीं हो सकता। ग्रीन कलर तो पौधा रिफ्लेक्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेस्ट अवेलेबल कलर है वो ब्लू के आसपास आता है, ब्लू। रेड से भी हो जाएगा, येलो से भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ग्रीन से बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बात उस समय तक मैंने भी नोटिस नहीं किया हुआ था। तो पौधे खराब होने लगे। अच्छा, कलाम साहब की आदत थी कि वो कभी भी किसी अपने छोटे कर्मचारी के प्रति सख्त नहीं होते। हमने देखा है कि छोटे मोटे पद मिल जाए लोगों को, अपने ड्राइवर, अपने माली, अपने स्वीपर को कैसे डांटे, उनसे मिल लिए, साथ
सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो गए, तो वहां से हटे और राष्ट्रपति भवन में अस्थायी रूप से एक मोची भी रखा जाता है। भाई राष्ट्रपति का जूता खराब हो गया तो राष्ट्रपति उसे कंधे पर लेकर के करोल बाग छोड़ जाएगा। ये अंग्रेजों के समय की चली आ रही व्यवस्था है, वायसराय के समय से। उनके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं। राष्ट्रपति भवन से जब वो रिटायर होकर के निकले तो उनके सामान के नाम पर उनका अपना 2 सूटकेस थे और बाकी 6 ट्रक किताबें। इतने शौकीन थे, सिर्फ किताबें किताबें। बहुत कुछ उनके जीवन में ऐसा है जो हम सीख सकते हैं, सीखने लायक है। चर्चा किया जाए तो बहुत ज्यादा चर्चा की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने सर को, इतने अच्छे महापुरुष को उन्होंने सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, एक बहुत अच्छे अध्यापक और पढ़ाते हुए ही वो गुजर भी गए थे। तो उनके प्रति हमें बहुत बहुत नमन। और इसके साथ ही समय को थोड़ी मैं ध्यान में रखना चाहता हूँ। खत्म किया जाए सर, तो आप सबके अंदर बैठे ईश्वर को मेरा नमस्कार। और मैडम थोड़ी फूल वूल चढ़ा दें या कुछ बोल दें। Thank you very much. First of all, I wish you and you all about the special day of National Science Day. And about the Science Day, actually I want to don't say to anything. Our respected officer, he shared with us very details about his experience, about the Kalamsa and about the science. So nothing is, in my opinion, nothing is remaining. And so only to take this time to only give the thanks. Yesterday our Anissa informed me, ma'am, today is our Science Day, so we want to celebrate. So I give the permission, sir, okay, no problem. Very short time, our sir, and especially with the help of our in charge, Hebrew in charge, Social sir, very nicely, very shortly this day is celebrated. And secondly, I give the thanks to our officer. He gave a nice speech, his experience, and give all science group this time, and the Rani also here. She is supporting us, and give the all thanks for you all students. We nicely prepared and cooperated with us, and you keep your discipline in proper manner. Okay, so lastly, once again I wish you about this national. समय का भी हमारे पास अभाव है, इसलिए मैं अली सर और अमित सर से बारी बारी से चाहूँगा कि आके 2 मिनट में 2 शब्द बच्चों के लिए आप लोग भी करें। ज्ञान दिवस की अवसर पे
respected manager ma'am and all teachers. आज विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि विज्ञान हमारे जीवन में किस लेवल पे काम कर रहा है। आज के समय में जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसमें विज्ञान का महत्व क्या है। अब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो हम यहाँ आपसे नहीं बात कर सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आप लोग स्टूडेंट रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय 1950 के और 60 का जो डिकेड था, दशक था, उस समय हमारा देश फूड के लिए, गेहूँ के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड करता है। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम आप लोगों को याद होगा, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक थे, उनका नाम क्या था? MS स्वामीनाथन ने सेम एरिया में इंडिया का एरिया इंक्रीज नहीं किया, और उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिवोल्यूशन के द्वारा भारत को जो गेहूं का प्रोडक्शन था उस पर क्या कर दिया, आत्मनिर्भर बनाया। और इस समय कंडीशन क्या है कि भारत सारे सीरियल्स का क्या कर इम्पोर्ट कर रहा है। वहाँ आप देखिए भारत की कंडीशन क्या थी। अब एक दूसरा सेक्टर है भारत जिसको हम लोग कहते हैं हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में एक जब से भारत की जनगणना स्टार्ट की है शायद ब्रिटिश काल से, तो एक डिकेड था 1811 टू 1820, 1881 से 1890 का स्वास्थ्य हो रहा है। उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। आप अपने चारों तरफ देखिए, हर जगह साइंस का एप्लीकेशन है। और जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो एक आता है पेपर इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में भी देखिए ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे आप अपने आप को, अपने पृथ्वी को बचाएंगे। एक जो लड़की है उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, शायद इसमें से कुछ लोग उनका नाम जानते हैं, जर्मन की। तो उस लड़की की एज होती है अप्रॉक्सीमेट 20 या 22, और उनका पूरा फोकस है कि हाउ यू सेव द इन्वायरमेंट। तो आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई एक्टिविटी करें कि हम अपने नेचर को, अपने हेल्थ को, अपने सोसाइटी को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। और उस जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन अपने घर पे भी करें। इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, कचरे को कहीं ना फेंकें, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप यदि जो आपको मिला है अभी इन्वायरमेंट जो मिला है जिसमें आप इजीली रह रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाले जनरेशन को उससे अच्छा इन्वायरमेंट दें। क्योंकि किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। आगे आज से 50 साल बाद बस इसी पे बहस होगी कि कैसे हम अपने आप को बचाएं, कैसे इन्वायरमेंट को बचाएं। और इस चीज़ का एप्लीकेशन हमेशा दिमाग में रखिए कि हम जहाँ भी रहें, जिस सेक्टर में रहें, जिस पोस्ट पे रहें, हमेशा अपने लॉजिक से यूज़ करें। साइंस जो पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन अपने जीवन में करें, ठीक है। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और आपके आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा। यही विज्ञान का मूल उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहें और अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित रहें। बस इसी अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा थैंक्स अपने इंजीनियर्स का सर, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, कहा कि हाँ सर मैं आपके साथ हूँ, उनके लिए भी एक लगी होनी चाहिए। हमारे कोऑर्डिनेटर जो सुशील सर रहे हैं और रानी मैम अमित सर ने, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया। देखिए विद इन फ्यू मिनट्स में पूरे क्लास को सिर्फ डेकोरेट कर दिया, पता भी नहीं चला। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बेटर हुआ है। ये क्लेम होना चाहिए। ये हम क्यों सेलिब्रेट किए हैं, साइंस डे मनाने का मीन्स हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये था कि हमारे मन में सबसे पहले बहुत से लोग अभी पता ही नहीं था कि साइंस डे होता कब है। तो ये तो आप कंफर्म हो गए सर, 28 फरवरी को साइंस डे कंफर्म है आप। दूसरी बात ये कि आपको साइंस के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट प्रोड्यूस किया गया, इसलिए मैंने इसको सेलिब्रेट करने का साइंस का मीन्स पहले ही बताया गया कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जब तक साइंस का कोई भी क्लास चलता है, सीरियसली आप सुनिए, अगर आज से भी अगर आप अपने आप को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो डे बाय डे एक एक दिन में एक एक अपने आप को एक इम्प्रूव आप करते चलिए। एक इम्प्रूवमेंट एक दिन में करिए आप,
और जो आपके बैड हैबिट है उसको आप रिमूव करिए, अच्छे हैबिट को आप लाइए। आफ्टर 1 ईयर आप देखेंगे कि आप हमसे कहें सर मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। एक दिन में कुछ भी तो बस अब मैं आप सबको हैप्पी साइंस डे। पूरे साइंस फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत कम समय में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और इसी के साथ अब समय कम है, अब हम इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप लोग अपना